वेलकम टू वेक्टर्स प्रैक्टिस सेशन टुडे। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो तो देख ही ली होगी और अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। आज हम उसी वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर्स होते क्या हैं, राइट? और मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताया था, कैसे हम उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं उसके बारे में भी बात की थी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है वेक्टर्स के। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज। अब हमें सबसे पहले यूनिट वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि किसी भी वेक्टर का ए का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट? अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ए और बी का क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जनरली हम इसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर से ऐड करते हैं, राइट, या पैरेललोग्राम लॉ से। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेक्टर्स है तो हम इन्हें नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, आई कैप को आई कैप में, जे को जे में और के को के में, ठीक है। सो अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। वेक्टर ए की वैल्यू है -3 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप, प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 आई कैप +4 जे कैप +6 के कैप, ठीक है। अब अगर हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करा तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, देखो, -i +2j +3k, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। हमें इसी का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। सो आर का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर आर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9 + 4 13, 1 स्क्वायर इज 1, 13 + 1 14। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -i कैप +2j कैप +3k कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 14। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब देख लीजिए हमारे ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है, हमारा सी ऑप्शन मैच हो रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए रिप्रेजेंट्स 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट डायरेक्शन and vector b represents 10 meter displacement in north direction. Find the resultant of two vectors. यानी कि वेक्टर ए 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आपको कौन सी डायरेक्शन में दिखा रहा है, ईस्ट में, ठीक है। अब अगर ईस्ट डायरेक्शन हम लोग इसे मान रहे हैं तो ये हमारा 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। वेक्टर बी 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों का सवाल उठेगा कि वेक्टर्स में हमेशा टेल टू हेड जोड़ते हैं, राइट? लेकिन ये ऐसे वेक्टर्स भी तो हो सकते हैं जो को इनिशियल वेक्टर्स हो, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना है, 10 मीटर। अब जनरली देखिए कि ये क्या है, अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल की दो साइड्स दिखा रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट हमेशा किससे दिया जाएगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड से। यानी कि हम अगर चाहें तो हम यहाँ से क्या देंगे, इस थर्ड साइड से क्या बता पाएंगे, रिजल्टेंट बता पाएंगे। और अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स को यूज करें तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इनके बीच में देखिए एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट होगा आर, उसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट होगा आर, उसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस, अब cos 90 की वैल्यू 0 है तो 0 को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 0 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, 25 प्लस 100 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 125, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 125 है, हम इसे क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, कुछ बाहर निकाल देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी,
125, 25 5 जा 125, ये आ जाएगा आंसर 5√5। अब हम चाहें तो √5 की वैल्यू को हम निकालकर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना इसका आंसर यहीं छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5√5 मीटर। हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, 5√5 मीटर। ठीक है, सो ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखिए था ना ये आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें बोला है टू फोर्सेस आर बीइंग एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू भी दिया है कि दैट यू एंड अ फ्रेंड might both be pulling on the strings attached to a single block of wood। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई आप मान लो कि आप एक सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड को खींच रहे हो, आप और आपका दोस्त, एक तरफ से आप खींच रहे हो, एक तरफ से आपका दोस्त खींच रहा है। तो अभी कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। सो फर्स्ट फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन एंड एक्ट्स अलोंग ईस्ट। अब ईस्ट डायरेक्शन है तो हम लोग यहाँ की तरफ बता रहे हैं, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द सेकंड फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन, ओके, एंड एक्ट्स अलोंग वेस्ट। तो ये आ गया आपका ईस्ट, अगर उस तरफ है तो वेस्ट आपका यहाँ हो गया। ठीक है, और कितना हो गया, 4 न्यूटन का फोर्स। अब उसने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी निकालना है। अब ये हमें वैसे भी पता है कि ये एक अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन है, राइट, क्योंकि उस तरफ 10 न्यूटन ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस तरफ 4 न्यूटन कम फोर्स लग रहा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम इसे F1 मान लें और इसे F2, यहाँ पर F1 फोर्स ग्रेटर देन F2 है, तो F नेट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, F1 माइनस F2। बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप लोगों ने 10 में से 4 को माइनस कर दिया तो आपका फोर्स कितना आ गया, 6 न्यूटन आ गया। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो 6 न्यूटन लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी तो बताना जरूरी है। अब देखिए, अगर ये ज्यादा वाला फोर्स पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, पुश, तो जाहिर सी बात है ये वेस्ट की तरफ ऑब्जेक्ट खींचा चला आएगा। और अगर ये 10 न्यूटन वाला फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो पुल करने में क्या होगा, ऑब्जेक्ट उसकी तरफ चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेंशन ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। अब देखिए हमारा एफ नेट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, 6 न्यूटन का। अब डिपेंड सिचुएशन ऑन द डायरेक्शन कि अब डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पर हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पुशिंग हो रही है या पुलिंग हो रही है। तो जनरली क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पुलिंग ऑन स्ट्रिंग्स, यानी कि स्ट्रिंग खींच रहे हैं। तो अगर यहाँ से F1 से खींचातानी हो रही है कहाँ की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही होगी, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी कहाँ होगा, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 6 न्यूटन फोर्स इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट बोला जा रहा है, द फर्स्ट फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन एंड एक्ट्स ईस्ट, द सेकंड फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन एंड एक्ट्स नॉर्थ। अब यहाँ पर क्या है, एक ईस्ट की तरफ काम कर रहा है और एक नॉर्थ की तरफ काम कर रहा है, राइट। कुछ इस तरीके से वेक्टर्स बन जाएंगे, जैसे देखो मेरे हैंड्स की मूवमेंट है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बोलो। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है कि अगर ये कोइनिशियल वेक्टर्स की तरह काम करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल पर हो जाएगा, और इनके बीच में बनने वाला cos थीटा cos 90 डिग्री, cos 90 से आंसर क्या होगा, 0। तो आई थिंक अब आप लोग निकाल लेंगे इसका आंसर, है ना। तो इसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वेक्टर डी एंड वेक्टर ई आर गिवन एज फॉलोज, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ d प्लस ई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ d माइनस ई। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी, प्रीवियस क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही करे हैं। d प्लस ई का मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे, आई कैप वाला आई कैप में, जे कैप वाला जे में और के कैप वाला के में। ठीक है, तो यानी कि d प्लस ई मान लेना, लेट d प्लस ई कोई एक रैंडम वेक्टर मान लेना कि वो वेक्टर c है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप रैंडम वेक्टर इसे c लेट कर लेंगे तो आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ c निकालने के लिए तो क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाते हैं, और आई कैप के साथ जो x की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर प्लस
y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यही करते हैं। तो आप इसे ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। और d माइनस ई में क्या करेंगे, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया है प्रीवियस वीडियो में कि दो वेक्टर्स को माइनस करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, जो सेकंड वेक्टर जिसमें जो माइनस हो रहा है जनरली उसको -1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ग्राफिकल मेथड में दिखाएं तो अगर वेक्टर ई मान लो मेरा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मेरे पेन की डायरेक्शन में, राइट, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर ई किस डायरेक्शन में काम करेगा, जाहिर सी बात है इसके नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। सो बेसिकली मैथमेटिकल वे में अगर आप इसे करते हैं तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, d प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर ई। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर ई के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर ई को -1 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वही करेंगे एंड देन दोनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे आप लोगों के आंसर्स का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आता है और जनरली 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको इस तरीके के इस फॉर्मेट के क्वेश्चन मिलेंगे या फिर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फॉर टू वेक्टर्स a एंड b, magnitude of a plus b is equals to magnitude of a minus b is always true when। अब वो कहना चाह रहा है कि भाई a प्लस बी, दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ और उनका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, ऐसे ही मैं दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उनका भी मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। तो ऐसी क्या कंडीशंस होंगी कि भाई ये दोनों वैल्यूज मेरी हर बार इक्वल हो, ऑलवेज इज ऑलवेज ट्रू व्हेन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर हो लेकिन जीरो के बराबर ना हो, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर हो बट वही जीरो के बराबर ना हो लेकिन ए और बी पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल। अब इस कंडीशन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। चलिए करते हैं। अब ए और बी का अगर मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ यानी कि एक तरीके से रिजल्टेंट निकाल रही हूँ, है ना। तो देखो रिजल्टेंट के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, यही बनेगा, प्लस वाले वेक्टर्स है तो। और दूसरा केस ये बराबर दे रहा है, इसके लिए भी यही लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखो मैंने यहाँ माइनस का साइन क्यों लगाया है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव है तो एक याद करो कंडीशन, अगर हम कॉस थीटा को एंगल को 180 डिग्री ले लें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और जब -1 होगी तो यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि वो आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो जाहिर सी बात है जनरली आपके पास a माइनस बी ही आएगा, राइट। तो जब हम इसका रिजल्टेंट भी ओपन कर रहे हैं तो हमने कैसे किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इनको लिख दिया। अब अगर स्क्वायर रूट्स हटाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां पर हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगर हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट्स हट जाएंगे, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या हो रहे हैं, प्लस, क्योंकि इनके आगे का साइन प्लस का है तो ये प्लस ही हो रहे हैं। अगर हम इन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो यानी कि यहाँ पर हमारी ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 2ab cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू कर देगा अपने आप को। ठीक है, सो देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर ये नेगेटिव वाली वैल्यू दूसरी तरफ उठ के जाएगी पॉजिटिव बनेगी तो यहाँ पर क्या छोड़ जाएगी, जीरो। ठीक है, अब
या तो क्या केस कंडीशन हो सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या तो 0 के बराबर हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी या तो 0 के बराबर हो, और कॉस थीटा 0 के बराबर हो, राइट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये तो हमारे 0 के बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक कंडीशन है, इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 0, क्योंकि अगर आप बाकी कंडीशंस देखो तो बाकी कंडीशंस में हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है, राइट। एक तो हमारा आंसर यहीं से चेकआउट हो गया कि इधर ए और बी इज 0, ठीक है। दूसरी चीज हम इससे भी चेकआउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉस थीटा 0 डिग्री के बराबर है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर होंगे, तब भी इक्वल आएगा वो केस, ठीक है। तो आपके तीनों कंडीशंस रिलाई करेंगे, अगर आप ऐसे सॉल्व करके देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, टू इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ द टू। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, सेम उसी फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन है, एंड इस तरह के क्वेश्चन में भी हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू इक्वल वेक्टर्स तो है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, बराबर है, हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ द टू, मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए और बी को ऐड करके इनका रिजल्टेंट भी किसी एक के बराबर है। तो मान लेते हैं चलिए कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है और इनके बराबर है रिजल्टेंट के, तो लेट इट बी कि इसको कोई स्मॉल वैल्यू ए ले लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी रहेगी, राइट। अब दो वेक्टर्स है तो दोनों का रिजल्टेंट तो निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमने आर ए बी तीनों की वैल्यूज को क्या लिया है, ए लिया है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए। तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2 ए स्क्वायर, राइट। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, जिसमें से अगर हम 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म्स को अगर हमें a से कंपेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। सो अब अगर हम इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, तो हाफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो हमारे पास माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आया है। अब हमें ये तो पता है कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, कैसे, 0, 30, 45, 60 के एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो ऊपर वाली फिंगर्स देख लेते हैं, उन्हें रूट में रख देते हैं, तो हमारी वैल्यू कॉस 60 की 1/2 आती है, राइट। बट -1/2 किस पर आएगी, अगर -1/2 की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। मतलब अगर नेगेटिव वाले फेज में आपको वैल्यूज कभी निकालनी हो तो आप 180 डिग्री में से उस एंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो एंगल आपकी ये वैल्यू दिखा रही है, कौन से एंगल को नहीं, इस जो वैल्यू आपके एंगल को दिखा रही है, ठीक है। सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री आ गया कितना आपका, कॉस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक बेस टर्म्स इक्वल हैं, रेशियोज इक्वल हैं, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये रहा सी पार्ट, 120 डिग्री। तो देखा
आसान था ना क्वेश्चन, लेकिन ये बात है कि जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो जल्दी जल्दी आंसर्स आ जाएंगे। तो हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर बोला जा रहा है कंसिडर अ वेक्टर ए दैट लाइज इन एक्स वाई प्लेन। अब देखो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ए एक्स एंड ए वाई आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द कॉम्पोनेंट्स एक्स एंड वाई, देन द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। अब करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एक बार याद करो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब हम बांटते हैं तो कैसे बताते हैं? हम जनरली जहां पर थीटा होता है जिस भी एक्सिस के साथ, अगर मैं ये दो वेक्टर्स बता रही हूं और यहाँ पर मेरा रिजल्टेंट मैं वेक्टर आर बता रही हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर मेरा थीटा यहाँ पर है, ठीक है, तो मेरा ये जो कंपोनेंट है ये आई कैप वाला कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस का, और इसे मैं बोलूंगी आर कॉस थीटा। तो इसके ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है, और अगर मैंने रिजल्टेंट ऐसे बनाकर अपना थीटा एंगल यहाँ ले लिया है, वाई एक्सिस के साथ ले लिया है, तो जाहिर सी बात है मेरा कॉस थीटा यहाँ लाई कर जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर मेरा हो जाएगा आर कॉस थीटा और इस तरफ मेरा हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है कि कहाँ पर थीटा लाई कर रहा है, आपका एंगल कहाँ पर है। तो देखो इन चार केसेस में सबसे पहला केस है जहां पर हमारा एंगल ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, एंगल भी सही लाई कर रहा है, वेक्टर ए का कॉस थीटा का कंपोनेंट भी यहाँ पर है और आई कैप भी है, ठीक है, साइन थीटा का कंपोनेंट भी है। तो जाहिर सी बात है अब हमें बाकी फिगर्स पे तो मूवमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, हमारा पहला आंसर ही सही है, तो यही करेक्ट है। फिर भी एक बार सेकंड और थर्ड को भी देख लेते हैं। सेकंड में देखिए एंगल कहाँ है, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, राइट। ये वाई एक्सिस के साथ बनने के बाद भी मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि अगर वाई एक्सिस के साथ बनेगा तो वहां पर कॉस थीटा का एंगल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर हम सो का टो का कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का, कहा कहा माने एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट साइड कौन सी वाली होती है? थीटा के साथ वाली जो साइड होगी वो एडजेसेंट होगी। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे साइन थीटा की बजाय क्या होना चाहिए था? कॉस थीटा होना चाहिए था, तो इसलिए ये वाला इनकरेक्ट हो गया, तो गलत हो गया। नेक्स्ट वाला, चलो थीटा एंगल सही जगह पर प्लेस्ड है, बट फिर थीटा जिसके साथ होगा वहां पर क्या होगा? कहा के कॉन्सेप्ट से वहां पर cos थीटा होना चाहिए, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। और इनमें से पहला हमें मिल ही चुका है, तो पहला वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी हम काम कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क भी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर along x-axis will have maximum value। अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि r का जो कंपोनेंट है x एक्सिस के साथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। अभी अभी हमने करा क्या कि अभी ने देखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स, दो डायरेक्शंस हम बता रहे हैं और एक वेक्टर r, अब ये वेक्टर r हमारे पास इस तरफ है, तो क्या कह रहा है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर r अलोंग x एक्सिस। तो जाहिर सी बात है x एक्सिस के अलोंग इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? r cos थीटा। अगर मैं थीटा एंगल यहां पर बनाती हूँ, ठीक है, और ऑपोजिट वाला r sin थीटा, तो वो कह रहा है कि भाई r का r cos थीटा के साथ मैक्सिमम वैल्यू कब देखने को मिलेगा। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? एंगल थीटा को कितना डिग्री होना चाहिए? चलिए देखते हैं। r cos थीटा, ठीक है, आपको इसके लिए चाहिए r मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए तो हमारा cos थीटा कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस पूरी वैल्यू को क्या कर दे? 1 से मल्टीप्लीकेट कर दे, क्योंकि r आ जाएगा आंसर। थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो -1 माइनस आ रहा होगा, वैल्यू छोटी हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज cos थीटा मस्ट बी 0 डिग्री, सॉरी मस्ट बी 1। सो इट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो क्या होगा? आर आपका मैक्सिमम हो जाएगा, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जाहिर सी बात है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाई कर रहा है और उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 0। मतलब ये वेक्टर आर है जो इस डायरेक्शन में था और इसका कॉम्पोनेंट मेरा हैंड एक्स एक्सिस के अलोंग। अब ये दोनों के बीच में कोई वेक्टर एंगल ही नहीं बन रहा, 0 डिग्री का है, तभी मैक्सिमम दे पाएगा। ठीक है, सो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया? R is along positive x axis। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
magnitude of a vector q is 5 units and magnitude of y, its y component is 4. So the magnitude of the x component of this vector is. अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q 5 दे रखा है हमें, और इसी q वेक्टर का y कंपोनेंट क्यू वाई ले लेते हैं इसे, y कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है 4. हमें इसी क्यू वेक्टर का x कंपोनेंट निकालना है, राइट. अब इसे ट्राई वैसे आप लोगों को ही करना है, मैं समझा रही हूँ सिर्फ कि जब कभी भी हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू वाई का स्क्वायर. क्या हम इसे ऐसे लिख पाएंगे, है ना. सो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है 5, आप यहाँ 5 लिख देंगे. y की वैल्यू क्या है 4, आप यहाँ 4 लिख देंगे. रूट्स हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड देन क्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, सो क्यू एक्स की वैल्यू भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स आर गिवन एज p, q एंड r. ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब इसमें ये बता रखा है कि 4 ऑप्शन है, क्या p, q और r इक्वल वेक्टर्स हैं, या फिर p और q पैरेलल हैं बट r इज नॉट पैरेलल, या p, q और r तीनों पैरेलल हैं. अब देखिए पैरेलल हैं या इक्वल हैं ये तभी हमें पता चल सकता है जब हम इनमें से कुछ कॉमन निकाल लें. यानी कि वेक्टर p हमारे पास कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप. वेक्टर q हमारे पास कितना है 6i कैप माइनस 8j कैप. ठीक है, और वेक्टर r हमारे पास कितना है 3/4 ऑफ i कैप माइनस j कैप. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वेक्टर p की वैल्यू तो हमारे पास है, वेक्टर q में एक चीज नोटिस कीजिए 6i कैप माइनस 8j कैप, राइट. कुछ कॉमन तो निकल सकता है ना, एक बार कुछ कॉमन निकाल कर देख लेते हैं. क्यों, क्योंकि अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे कि मेरे दोनों हैंड्स ये सेम डायरेक्शन की तरफ इशारा करेंगे, राइट. अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हुए तो ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगे. अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं हुए तो हो सकता है इससे बड़ा वेक्टर हो, लाइक कि कुछ ऐसा वेक्टर हो, ये वेक्टर बड़ा हो रहा हो और ये वेक्टर छोटा हो, है ना, बट पैरेलल तो रहेंगे एक डायरेक्शन की वजह से. तो देख लेते हैं वेक्टर p की वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज है, इसमें हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते. क्यू में देखते हैं, तो हमने क्या किया, इसमें कुछ कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकल सकता है. तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 3i कैप माइनस 4j कैप. ठीक है, सो देखिए 3i कैप माइनस 4j कैप बिल्कुल वेक्टर p की तरह है, तो क्या मैं इसे 2p लिख सकती हूँ, है ना, तो मैं इसे 2p लिख दूंगी. नेक्स्ट है हमारे पास 3/4i कैप माइनस j कैप. इसमें से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4 कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए अब साफ दिख रहा है ना, जे कैप 3i कैप तो बन रहा है माइनस जे कैप, 4j कैप की कमी है, 4 की कमी है, तो हम 1/4 कॉमन निकाल लेंगे. तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप. ठीक है, तो ये भी बन रहा है 1/4 ऑफ वेक्टर p. सो अल्टीमेटली हमें इससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि p, q और r पैरेलल वेक्टर्स तो हो सकते हैं क्योंकि तीनों में ही p का एक वैल्यू आ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका इक्वल नहीं है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है. तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, p, q एंड r आर पैरेलल. ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल if its rectangular component in the horizontal direction is 50 न्यूटन. अब 50 न्यूटन का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मेरे पास ये फोर्स वेक्टर है, ठीक है, मेरे पास ये फोर्स वेक्टर है F और इसका रिजल्टेंट अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बांट दिया हमने इसको. ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में यहाँ पर काम कर रहा है fx और यहाँ पर काम कर रहा है fy. ये एंगल हो गया 60 डिग्री का जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है. इस fx की वैल्यू आप लोगों को 50 न्यूटन ऑलरेडी दे रखी है, f ऑफ y की वैल्यू जाननी है हमने. ठीक है, सो हमारे पास एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, याद करो, सो का टो. टो टो में t स्टैंड्स फॉर tan थीटा, राइट. अगर हम tan थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट tan थीटा होता है, यानी कि अगर तुम कहो तो ऑपोजिट साइड, थीटा की ऑपोजिट साइड क्या है, y एक्सिस वाली, अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है, x एक्सिस वाली, राइट। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू f ऑफ y ओवर f ऑफ x, ठीक है। अब हमें f ऑफ y निकालना, तो f ऑफ x हमारे पास वैल्यू नोन है 50, 50 को हम दूसरी तरफ जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू f ऑफ y अपॉन f ऑफ x की जगह 50। सो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, √3 इंटू 50 इज इक्वल्स टू f ऑफ y। ये हमारी फाइनल वैल्यू है। बट हमारे पास ऑप्शंस में डायरेक्ट नंबर दे रखा है, राइट। सो हम लोगों को √2, √3, √5 ऐसे नंबर्स की वैल्यू एक जनरल वे में पता होनी चाहिए। जैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732, वैसे इसके आगे भी एक्सटेंशन है, पर हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लेंगे तो भी वेल एंड गुड है। सो 1.732 अगर हम ले लें तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी 1.732 मल्टीप्लाई बाय 50। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली तो ये नियरली नियरली कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कुछ 86.6, जैसे आप नियरली अभी भी क्या कह सकते हैं, 87 न्यूटन राउंड फिगर कह सकते हैं। तो यानी कि हमारे y कंपोनेंट के अलोंग कितना रहेगा आंसर, 87। देखिए हमारे पास सी ऑप्शन था 87 का, ठीक है। सो कभी कभी कुछ क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हम पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन के बाद कभी ये भी देखना होता है कि ऑप्शंस में क्या है, हम ऑप्शन से भी ट्रिगर आउट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। सो अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।